वेलकम। और आज डिस्कस करेंगे रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड को। बहुत ही अच्छी फैबुलस अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी कंपनी है और इंडिया जैसी कंट्री में जहां अभी ग्रोथ स्टार्ट ही हुई है और वहां इस तरह का बिज़नेस जो एवर ग्रोइंग बिज़नेस है और जिस तरह की इस कंपनी की नेटवर्क है अपने डीलर्स के साथ में और जो इनका वैल्यू चेन सिस्टम है वो इतना बड़ा है आज की डेट में, जो इंडिया में नंबर 1 है। मार्केट कैपिटल इस कंपनी का अभी 23,000 करोड़ के आसपास है एंड स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, तो क्या ये एलिजिबल है यहाँ पर रहने के लायक कि नहीं। तीनों चीज़ें एनालाइज करेंगे, बिजनेस एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल्स फाइनेंशियली एनालाइज करेंगे एंड टेक्निकली इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत कुछ हो रहा है इस कंपनी में। वो सारी चीज़ें फ़िल्टर की हुई हैं और उसको अभी डिस्कस करेंगे। बेस्ट बात ये है, प्लेज परसेंटेज 0 है, डेब्ट टू इक्विटी 9% है एंड प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ एंड नेट प्रॉफिट प्रीवियस एनम बोथ आर मोर देन 100 करोड़। तो बुक वैल्यू इसकी 75 के आसपास है। एक बार इसका बिजनेस और ये बाकी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें जो मेन इनके पोर्टफोलियो ब्रांड्स हैं वो रिलैक्सो, स्पार्क, फ्लाइट एंड बहामास, ये सारे कुछ भी इसमें अननोन नहीं है। ये सब चीज़ें हम अपने आसपास देखते ही हैं और इंडिया की पॉपुलेशन आज 140 करोड़ प्लस ही है और इस 140 करोड़ प्लस की कंट्री में जो मेजर फुटवियर ब्रांड्स हैं उसका इतना कम रहना ये बहुत ही एलिजिबल नहीं दिख रहा है एंड ये बहुत यहाँ से 2 फोल्ड 3 फोल्ड इंक्रीज़ हो सकता है, 3 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो सकता है। इसमें भी इतना पोटेंशियल है, इस पूरी इंडस्ट्री में भी इतना पोटेंशियल है। अगर बाटा जो इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है उसका भी मार्केट कैपिटल देखें तो वो भी 21,000 करोड़ है। इससे भी छोटी कंपनी है बाटा, जबकि बाटा बहुत अच्छी कंपनी है। और अभी इसको और बाटा को फाइनेंशियली भी कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा कि बाटा इससे अच्छी है कि ये बाटा से अच्छी है। एक बार चार्ट देख लेते हैं। अगर 1 साल का चार्ट देखें तो अभी डिप पे था और अभी मिड तक आ गया है और 3 इयर्स का चार्ट देखेंगे तो 1436 का हाई बनाया था और अभी 900 के आसपास चल रहा है और लो इसने बनाया था 750 का। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो अभी रिसेंट में जून में क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल द जून क्वार्टर्स बिफोर। क्वार्टरली रिजल्ट्स को प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से ही कंपेयर करना चाहिए और उसमें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो वो भी हाईएस्ट एवर है एंड नेट प्रॉफिट भी। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात करें तो मार्च 2012 से डेटा अवेलेबल है, कंटिन्यूअस इंक्रीज़ है सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एंड नेट प्रॉफिट में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा था लेकिन उसके कंपैरिजन में आने ही वाला है। अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट की तो 40 करोड़ से इंक्रीज़ होते होते 4 टाइम्स हो चुका है, 160 करोड़ एंड सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं 850 करोड़ से इंक्रीज़ होते होते मोर देन 3 टाइम्स, 3.5 टाइम 2800 करोड़ के आसपास तक। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो रिजर्व्स में 1830 करोड़ हैं एंड बोरोइंग बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू रिजर्व्स 160 करोड़। फिक्स्ड एसेट्स इनकी 1150 करोड़ हैं एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है। तो अभी जैसे ही ये इसमें ऐड होएगा तो इनकी फिक्स्ड एसेट्स और इंक्रीज़ हो जाएंगी। अभी कंपनी के पास में जो पोटेंशियल है वो 10 लाख फुटवियर्स बनाने का है एक दिन में। और बेस्ट कंपनी की बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न, लेकिन पब्लिक के पास 17.51%, ये बेस्ट कैसे हो सकता है। अगर पब्लिक को खोल करके देखेंगे तो दिखेगा कि 10%, मोर देन 10%, अराउंड 10% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। इसमें भी ये दोनों कंपनीज़ सेम ही ग्रुप की कंपनीज़ लग रही हैं और इनके पास में ऑलमोस्ट 10% है। तो सिर्फ 7% नॉर्मल पब्लिक के पास में है, रिटेलर्स के पास में है। उसमें भी 7% में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे जिनके पास में ये शेयर होगा, क्योंकि ये सब ऐसे शेयर्स हैं जो इस चैनल पे डिस्कस होते हैं, वो टीवी में बहुत कम डिस्कस होते हैं। और अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो रिसेंट में प्रोमोटर्स ने पिछले 3-4 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं धीरे धीरे करके, 71.02, 71.25, 71.27। जब प्रोमोटर अपनी कंपनी को बाय कर रहा है तो उसमें अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। DIIs ने मैंने स्टार्टिंग में देखा था इस कंपनी में आज से 7-8 साल पहले, 3-6-7 साल पहले 2-3% ही रहती थी DIIs की, वो भी इंक्रीज़ होते होते 8% तक आ गई है। अभी रिसेंट में DIIs ने भी इंक्रीज़ करी है, FIIs ने भी इंक्रीज़ करी है। ये एक इनकी ICRA एक रेटिंग एजेंसी है, इनकी मैं इसके में लिंक दे दूंगा। इसको मैंने पूरा एनालाइज़ किया, इसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है जो कंपनी के बारे में अच्छा नहीं बता रहा है। और ये इनके रिसेंट के क्वार्टर की PPT है, इसको भी आप खुद जा करके screener.in पे देख सकते हैं पूरी PPT स्क्रॉल करने से।
बहुत ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। ये मेन इनके जो पॉइंट्स हैं वो 650 पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 65,000 रिटेल आउटलेट्स हैं। आज छोटे से छोटे शहर में भी रिलैक्सो की प्रेजेंस है। और ये ऐसा इनका जो कस्टमर बेस है वो इंडिया की मेन पॉपुलेशन है। इंडिया में ना तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास एंड लोअर अपर क्लास, ये दो सेगमेंट को ये केटर कर रहे हैं और यही सबसे मेजर पॉपुलेशन है इंडिया की। 389 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं इस तरह के जो सिर्फ इस रिलैक्सो ही सेल करते हैं एंड 65,000 रिटेलर्स हैं जो रिलैक्सो और बाकी के चीज़ें भी बेचते हैं। एक्सपोर्ट्स भी है इनका 30 कंट्रीज़ में और एक ऑफिस दुबई में भी है और हर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस में इनका सामान बिकता है। और इनके पास में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, सलमान खान, अक्षय कुमार, इस तरह के बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और 2011-12 के आसपास से ही इनके पास में ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर्स हैं शायद। और इसको आप पूरा देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं। तो फाइनेंशियली कंपनी बहुत अच्छी है, बिज़नेस वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह का बिज़नेस एवर ग्रोइंग है और इनके पास में मेन है ब्रांड पावर। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको ख़रीदने के लिए लोन नहीं लेना पड़ता है, वो कंपनी जब अपना ब्रांड बनाती है तो वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ कर पाती है और पास ऑन कर पाती है कस्टमर तक। अगर इन्होंने अपनी एक स्लीपर या एक सैंडल 600 रुपये की बनाई है तो कल अगर ये लोग उसको 700 भी कर देते हैं तो कस्टमर इतना सोचता नहीं है और कस्टमर ले ही लेता है, किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ द ब्रांड पावर ऑफ रिलैक्सो। अभी रिसेंट में अगर इसको पूरे चार्ट को देखें तो ये जैसा अपन ने देखा 1400 के आसपास से नीचे गिरते गिरते 700 तक भी आया और अभी 920 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसको अगर छोटा करके देखेंगे तो ये दिखेगा कि यहाँ पर एक बड़ी सी वॉल्यूम आई है 31 अगस्त को। अगर इसको और कम करके देखेंगे 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट में ही देखते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होएगा कि एक्चुअल में उस कैंडल का मतलब क्या है जो इतनी बड़ी सी कैंडल दिख रही थी। जैसे ही अपन ने इसको स्क्रॉल किया तो यहाँ की सारी वॉल्यूम ख़त्म हो गई क्योंकि ये वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं और ये वॉल्यूम एग्जैक्टली में कह क्या रही हैं। इसको अगर अपन जा कर के देखेंगे तो ये कह रही हैं कि 14:59 मतलब 2:59 तक तो कुछ नहीं हो रहा था पूरी कंपनी में ऑन 31 अगस्त, जब से ये सुबह से खुली। सुबह में कौन यहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे, जिन लोगों ने इंट्राडे में पोजीशंस बनाई होंगी और अपने सुबह बाई करके दोपहर तक में सेल कर देंगे, इस तरह वाले प्लेयर्स ज़्यादा रहते हैं और उन सब की पोजीशंस कटती हैं 3 बजे के आसपास। तो जैसे ही 3 बजे वो सारे लोग अपना माल बेचने के लिए आए तब यहाँ पर कोई एक ऑपरेटर है या कोई स्ट्रॉन्ग हैंड है जिसने यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ पर पूरी की पूरी जितने भी ऑर्डर्स पड़े थे, पेंडिंग पड़े थे, सबकी बाइंग कर ली, जितना भी माल मार्केट में अवेलेबल था। और उसके बाद फिर उसको नीचे भी लाया गया ताकि कल के दिन लोग बाग और ज़्यादा बाई ना करें। लेकिन यहाँ पर भी स्लोली छोटी छोटी जो कैंडल्स दिख रही हैं इन सब में भी बहुत सारी बाइंग हुई होंगी, आई एम श्योर। और ये जो कैंडल सब 1 मिनट के चार्ट में बता रही हैं और जो लास्ट में ये थोड़ा सा डिप आया है, ये भी किसी तरह का कंसर्न नहीं है। और यहाँ तक में यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम इसलिए मिलता है एग्जैक्टली 3 बजे, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्राडे की पोजीशंस रहती हैं वो कटनी शुरू हो जाती हैं। हर ब्रोकर अपनी पोजीशन काट, दूसरों जितने भी उसके पास में क्लाइंट्स हैं उनकी पोजीशन काटना शुरू कर देता है। और इसमें अपसाइड पोटेंशियल की बात करें और रिसेंट में इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं स्टॉक्स में, वो उसकी अगर बात करें तो कुछ ऐसा मेजर है नहीं। अगर यहाँ पर देखें जो एक रिसेंट में बहुत ज़्यादा बड़ी रेड कलर की कैंडल थी, इस कैंडल को भी अगर पास में जा कर के एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा कि बहुत कुछ मेजर है नहीं। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये 19 अप्रैल की कैंडल है और इस वाले चार्ट में ये यहाँ का खोलने देगा कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। 18 अप्रैल को खोल करके देखते हैं। ये शायद इस वाले चार्ट में खोलने नहीं देगा, दूसरा चार्ट इसके लिए लगाना पड़ेगा। 1 सेकेंड। इसको एक बार करते हैं 1 मिनट और फिर चलते हैं 18 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल में जो रेड कलर की बड़ी सी कैंडल बनी थी उसको भी देख लेते हैं, वहाँ पर क्या पिक्चर बोल रही है। पावर अप, ओके। ये प्लान बनाने के लिए बोल रहा है कि इसमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी वो कॉल करके देगा। लेकिन रुक जाइए, मैं इसको दिखाता हूँ 1 सेकेंड। यस, ये देखिए, ये जो डेटा है ये 19 अप्रैल का ही है। और अगर हम देखें 17 अप्रैल को बहुत ज़्यादा कोई बाइंग सेलिंग नहीं हुई है, 18 अप्रैल को भी कुछ भी बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हुई है। 19 अप्रैल का डे यहाँ से शुरू होता है और स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई और उसी रेंज में रही, लेकिन वॉल्यूम थोड़ी सी भी नहीं है। पूरे दिन भर की वॉल्यूम सिर्फ एक ही कैंडल पे आई है और सिर्फ एक ही मिनट में आई है।
अगर इसको और बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि 1 मिनट में ऐसा हुआ क्या है कि यहाँ पर 2:25 2:24 पे एग्जैक्टली जो कैंडल बनी है उसमें पूरी की पूरी बाइंग एंड सेलिंग हुई है। और वो किस पॉइंट पर, किस प्राइस पर बनी है उसको भी हम अगर एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा 800 के प्राइस पर बनी है। 800 के प्राइस पर पूरे दिन भर की बाइंग, पूरी वॉल्यूम आना, ये यही दर्शा रहा है, यही दिखा रहा है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जिसने अपना ही माल खुद को ही बेचा है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर कोई कंपनी खरीदी है, इसका हाई 1400 का था, सपोज़ मैंने 1000 या 1200 पर खरीदी है और मैंने सपोज़ इसके 50,000 शेयर्स खरीदे, तो ये 50,000 शेयर्स ऑलमोस्ट 4 करोड़ या 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 8 करोड़ के आसपास के शेयर्स खरीदे हैं मैंने। तो इन दैट केस मेरे पोर्टफोलियो में जो इस कंपनी का नेगेटिव दिख रहा होगा, माइनस में लॉस दिख रहा होगा, उसको मैं मेरे को कोई दूसरी कंपनी में जहाँ मेरे को प्रॉफिट हुआ है वहाँ मेरे को प्रॉफिट पे टैक्स न देना पड़े, इसके लिए ऐसा किया जाता है कि अपने ही शेयर्स अपने ही दूसरे अकाउंट में, इस अकाउंट में बेच दो और दूसरे अकाउंट में खरीद लो, ताकि उसकी प्राइस भी दिखे और एक जगह पे लॉस भी दिखने लगे और उस लॉस को अपन प्रॉफिट के साथ काउंटर करके दिखा सकें कि जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इतने से कम हो गया है। उसके पीछे का ये लॉजिक रहता है। ये 16 अप्रैल की 2:24 की कैंडल और 16 अप्रैल नहीं, 19 अप्रैल, और उस दिन इसके अलावा कुछ भी मेजर बाइंग एंड सेलिंग नहीं हुई है। तो ये था रिलैक्सो का एनालिसिस। इसको 1 मिनट से हटा करके वापस से 1 डे में करते हैं और इसका अपसाइड पोटेंशियल भी देख लेते हैं। वैसे अपसाइड पोटेंशियल इस तरह की कंपनी में जहाँ डेप्ट फ्री कंपनी है और एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो लाइफ टाइम हाई से कम में बेचना भी नहीं चाहिए। और अभी पोटेंशियल यहाँ का दिख रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं कि ये इसका सप्लाई जोन कहाँ के आसपास है। एक लेवल और ऊपर चलते हैं और वीकली टाइम जोन में देखते हैं कि यहाँ पर कोई सा सप्लाई जोन दिख रहा है तो वहाँ पर सेल किया जा सकता है। कोई भी क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है, ये वाला भी बहुत अच्छा नहीं है। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ खास सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। फर्स्ट सप्लाई जोन जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, तो अगर 1300 या 1400 के आसपास भी इसको सेल करते हैं तो ये वाला जो सबसे ऊपर का सप्लाई जोन है इस पर ही सेल करना चाहिए और ये 1380 के आसपास है। तो यहाँ से इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 40% तो हो गई, ऑलमोस्ट 48-49% है। अगर इस रिटर्न को आने में 6 मंथ्स भी लगते हैं तो 6 मंथ्स में 50% का गेन बहुत अच्छा गेन होता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही गेन के लिए घूमता रहता हूँ कि कहीं से कुछ मिल जाए। और एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि ये यहाँ से अभी और नीचे जा सकता है क्या, तो वो भी नहीं दिख रहा है। जो कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आती जा रही थी वो अभी धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो जो इसका ट्रेंड था वो भी रिवर्स हो चुका है। तो इसमें वो वाली डर वाली बात भी नहीं है कि अभी ये और कितना नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ से जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ से ये बॉटम बना, फिर इसके नीचे ये बॉटम बना, फिर ये बॉटम बना, फिर ये बॉटम बना, फिर ये बॉटम बना। लेकिन अभी ये इन सब बॉटम को, जो पहले बॉटम को तोड़ तोड़ के नीचे जा रही थी, अब ये जो यहाँ पर ये बॉटम्स बन रहे थे इनको तोड़ इन यहाँ तक ही नहीं जा रही और इनको तोड़ भी नहीं रही और इनको ऊपर ही जाती जा रही है प्राइस। तो ये एक चेंजेस साइंस रहते हैं। ये अगर आप पढ़ेंगे निकोलस डार्वस की किताब में, बुक में, तो वहाँ पे भी दिखेगा हाउ आई अर्न $2 मिलियन, ऐसा करके उनकी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाई है ये पूरी थ्योरी कि क्यों किसी स्टॉक को एकदम बॉटम पे ना खरीद करके बीच में खरीदो और एकदम टॉप पे ना बेच करके बीच में बेचो और स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करो। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक अलग टेक्निक रहती है, उसमें ऐसा रहता है कि उसको कभी फ्यूचर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, एक वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। सो दिस वॉज इट, रिलैक्सो फ्रॉम माई साइड। ये किसी तरह की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। इसको एक बार खुद से भी एनालाइज करके एक कॉन्शियस डिसीजन लिया जा सकता है कि इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना। बाकी डिसीजन आपका ही रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।